नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आए सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे और उसी में ये नेक्स्ट वीडियो बेटा, ठीक है। तो सीधे प्रैक्टिस सेशन पे ही बात करते हैं, सीधे सवालों पे बात करते हैं। आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा, आई होप। तो बने रहिए लगातार, पूरा वीडियो देखिए बेटा, ठीक। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं बेटा, है ना, कि आप सपोर्ट करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि हम लगातार ये वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें, ठीक है ना। चलिए तो सीधे बात करते हैं बेटा सवाल पे। फर्स्ट सवाल देखिए। अच्छा, यहाँ पढ़ाने का मतलब है कि मेरा ऑफलाइन भी बैच रहता है बेटा, सुबह से शाम तक क्लास है, तो वहाँ भी एकदम से जो पढ़ाना है ना, जो कंटेंट, वो सारे सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं। तो कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वजह से हमारे ऑफलाइन क्लास अकेले चलते हैं सारे, मतलब सारे सब्जेक्ट हम ही पढ़ाएंगे, है ना भाई। ऐसा नहीं होता। एक अभी कुछ समय पहले कुछ बच्चे आए तो कह रहे सर हम जहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि आप कहीं भी डेमो लेके देख लो, और हम आपके यहाँ डेमो लेने आए तो हमने सोचा वहाँ छोड़ दे, अब मेरे घर जाने लगे बुलाने। तो ऐसा नहीं करते, चाहे ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ठीक बेटा। रेगुलर केवल और केवल आप कंटेंट की दम पर आप बैठिए, नहीं तो हम बहुत बदतमीजी से भी पेश आते हैं ऑफलाइन में तो, और ऑनलाइन में तो क्या ये है कि आप अगर पसंद आए तो बेटा रुकिए, नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं बेटा सीधे सवाल पे। पहला क्वेश्चन देखिए, आप सवाल पढ़िए बेटा। कह रहा किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ठीक है, एक सवाल ही कह रहा है बेटा कि किसी वस्तु को 1920 में बेचा जाए, अगर उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बेटा 1920 हो जाए, 1920 रुपए हो जाए तो उसे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो उसे लाभ हो जाता है, ठीक। और अगर उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचा जाए, 1280 रुपए में बेचा जाए तो कह रहा है तो हानि हो जाती है, ठीक है ना। अगर 1920 बेचते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, और 1280 में बेचते हैं बेटा तो हानि हो जाती। लेकिन ये कह रहा है कि 1920 में बेचने से जितना प्रॉफिट होता है 1280 में बेचने से उतनी ही हानि होती है। माने लाभ और हानि जो है ना बेटा ये इक्वल है। 1920 में बेच दो तो जितना प्रॉफिट हो गया 1280 में बेच दो उतना ही लॉस है, उतना ही हानि है बेटा, ठीक है ना। तो ये लाभ और हानि जो है ना वो इक्वल है। तो बताइए, सवाल ये कह रहा था कि तो 25% लाभ पाने के लिए वस्तु कितने में बेचा जाए। तो पहले तो हम बेचने की बात बाद में करें बेटा, पहले तो ये जान लें कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कभी भी ऐसा सवाल है जहां लाभ और हानि बेटा इक्वल है, 1920 से बेच रहा है बेटा तो लाभ है, और 1280 बेच रहा तो हानि है, और दोनों लाभ और हानि दोनों बेटा कैसे हैं, इक्वल है। तो इस कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना बेटा। ये जो दोनों सेलिंग प्राइस है इन्हें आप ऐड कर दो बेटा, ये हो जाएगा 9 2 11 12 हो गया, और बेटा 3200 रुपए होगा, और इसका हाफ कर दो बेटा, ये हो गया। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है बेटा। 1600 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए, बिल्कुल आसान है। देखो 1600 वाली वस्तु बेटा 1920 बेचो तो 320 का प्रॉफिट, और 1600 रुपए वाली वस्तु अगर 1280 में बेचोगे बेटा तो 320 रुपए का हानि, मतलब दोनों सेम है। ये सवाल करा तो हमने कुछ नहीं किया, सीधे जोड़ दिया और आधा कर दिया, ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब इस वस्तु को, जो वस्तु आपने 1600 रुपए की निकाली है ना बेटा, उसे बेचना है 25% लाभ पर। तो 25% अगर लाभ लेकर बेचना चाहोगे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप निकाल देते बेटा, ये हो गया 16 5 80 हो गया बेटा, 0 16 दूनी 32 40 हासिल लगा 4 16 का 16 4 20। वो वस्तु हो गई बेटा 2000 रुपए की। अगर वो वस्तु आप 2000 रुपए में बेच दोगे आपको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई होगी बेटा। 1920 में बेच रहा है तो लाभ है, ठीक है, और 1280 में बेच रहा तो हानि है। लेकिन दोनों है कैसे, दोनों इक्वल हैं बेटा, लाभ और हानि दोनों इक्वल हैं।
ऐसी सिचुएशन हो, दो सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, कंफर्म है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जितना उधर प्रॉफिट है उतना इधर लॉस है। ठीक है बेटा, तो दोनों को ऐड करके हमने 2 का भाग कर दिया, बीच की वैल्यू आ गई बेटा 1600 रुपए। 1620 रुपए की वस्तु है, 1920 बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा, और 1280 बेच दोगे, लॉस हो जाएगा। अब इस 1600 रुपए वाली वस्तु को 25% लाभ पर बेचना है, तो 1600 का 25% लाभ निकालोगे बेटा तो वस्तु बेची जाएगी 2000 रुपए में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। लाइक और शेयर कीजिए बेटा अगर समझ में आता है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप बैठे रहेंगे या फिर हमें देखते रहेंगे। एक्चुअली यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ चल रहा होता है, कंटेंट तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही यूट्यूबर बहुत है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, करते बेटा सेकंड सवाल की। दूसरा देखिए, आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पढ़िए अभी ध्यान से। कह रहा एक छात्र अपने विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि बेटा अगर एक छात्र है, उसकी चाल, वो अपने घर से अगर विद्यालय 2 किलोमीटर पर आवर अगर इस चाल से जाता है तो उसे विलंब हो जाता है, वो लेट हो जाता है बेटा कितना, 6 मिनट। और अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो तब वो पहले पहुंच जाता है, वो पहले पहुंच जाता है बेटा 10 मिनट, तब वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ठीक है ना, वो दूरी पूछ रहा है, बिल्कुल आसान है। इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान समझिए बेटा। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर माने 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति चले तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, जब पहुंचना था उससे 6 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये 6 मिनट देरी और ये 10 मिनट पहले, माने टोटल डिफरेंस जो अंतर बीच में बेटा होगा 16 मिनट का। तो आप इन दोनों को, विलंब और पहले को जोड़ दो बेटा सीधे, ये हो गया 16 मिनट। क्योंकि ये टाइम मिनट में है बेटा, ये मिनट में है, इसलिए इसे घंटे में चेंज कर दो, तो बटे 60 कर दिया। ठीक है ना, 10 और 6 16 बटे 60 कर दो। ऊपर क्या करना है, इन दोनों चालों का गुणा कर दो, तो एक चाल होगी बेटा 2.5 और एक चाल है 3, दोनों का गुणा कर दो, और नीचे इन दोनों चालों का अंतर कर दो, बस हो गया सवाल बेटा। ठीक है ना, देखिए बेटा ये हो गया 16, ये हो गया 2.5 × 3 और अपन करोगे 60 गुणा, इसे कैंसिल करो बेटा, खत्म हो गया। ये 5 से काट दो, 5 पंचे 25 हो गया, ये 5 दिया 15, 15 चौको 60, 4 से काट दो बेटा, 4 चौको 16। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है बेटा। कितनी डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर। उसके घर से उसके विद्यालय की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है बेटा। 2 चाल है, एक 2.5 किलोमीटर पर आवर, तब वो 6 मिनट विलंब से पहुंचता, एक 3 किलोमीटर पर आवर, तब वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तो विलंब और पहले वाला दोनों टाइम जोड़ दो, बटे 60 कर देना, क्योंकि घंटे में बनाना है बेटा। ठीक है ना, ऊपर दोनों चालों का गुणा, नीचे दोनों चालों का अंतर कर दो, बस हो गया 4 किलोमीटर उसके घर से विद्यालय की दूरी है। आई होप समझ में आ गया बेटा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। थर्ड देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अच्छा ठीक है, कह रहा है कि कोई धनराशि है एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुनी होती है, और वही धनराशि एक अलग दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो इनमें से कम जो ब्याज की दर है ना, वो बताइए कम कितनी है। ठीक है बेटा, तो देखो अगर धनराशि दुगनी हो गई, 1 है और दुगनी हो जाएगी तो ब्याज 1 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप दर निकाल रहे हैं बेटा, तो दर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यहां से कैंसिल करोगे तो ये दर आ गई बेटा 20%। ठीक है ना, अब ये धनराशि 3 गुनी हो गई, 1 थी 3 हो गई, तो फिर इसका मतलब 2 ब्याज है बेटा, 1 पर 2 ब्याज है, और ये 100 और बटे हो जाएगा बेटा 12। इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 × 12, 4 25 सब 100 हो गया, 25 दूनी 50 बटे 3 करोगे, 16 से 2 बटे 3।
ठीक है बेटा, 16 से 2/3%। सवाल पूछ रहा था कि इनमें से दो दर आ गई बेटा, एक जब यहाँ राशि 5 वर्ष में दुगनी होती है तो दर 20% है, और यहाँ राशि 12 वर्ष में 3 गुनी होती है तो दर 16 से 2/3%। तो कम वाली ब्याज दर कौन सी है? तो वो आंसर हो गया आपका 16 से 2/3%। आंसर हो गया 16 से 2/3%। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट कीजिए, ठीक है, कोशिश करेंगे आपको दोबारा बताया जाए, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पूरा वीडियो। 4th देखिए बेटा, नेक्स्ट 2 अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है। ठीक है, यदि उनका मासा 11 हो तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनका मासा आपको दे रखा है, इसने मासा दे दिया बेटा 11, ठीक है ना, और योग दे दिया है, योग दिया है 132। ठीक है, मासा दिया और एक दिया। एक चीज समझिए बेटा, मासा जो होता है, HCF जो होता है ना, दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है। मासा माने HCF दोनों संख्याओं का क्या होता है बेटा? कॉमन फैक्टर होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो अगर मासा हटा दिया जाए तो जो संख्याएं बचती है ना, जो फैक्टर बचते हैं वो सहभाज्य होते हैं, तो हम वो सहभाज्य फैक्टर मान लेते हैं बेटा। देखिए, एक संख्या में एक फैक्टर A मान लो और एक में B मान लो, ये दोनों संख्याओं के 2 फैक्टर हैं जो सहभाज्य हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और जो कॉमन फैक्टर है वो HCF होता है। तो अगर कॉमन फैक्टर का गुणा बेटा इस फैक्टर में करोगे तो आप कहोगे सर ये एक संख्या हो जाएगी, और इस कॉमन फैक्टर का गुणा दूसरे वाले में करोगे तो ये दूसरी संख्या, ये दोनों संख्याएं हो गई। सवाल करा था दोनों संख्याओं का योग 132, हमने भी कर दिया बेटा। यहां से आप 11 कॉमन लेंगे तो A + B = 132 हो जाएगा बेटा। यहां से इसे कैंसिल करो तो A + B = 12 हो जाएगा। अब ए बी आप क्या सोच रहे थे बेटा? ए बी क्या है? सहभाज्य फैक्टर है, ऐसी संख्याएं हैं जो जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है, सहभाज्य हैं। तो यहाँ आप सोचिए बेटा, तो इसे आप 1 लिख सकते हैं, इसे 11 लिख सकते हैं, हो जाएगा 12। 2 और 10 नहीं लिखेंगे बेटा, 3 और 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन होगा 3 9 में, ठीक है। 4 8 नहीं लिख सकते, 5 और 7 लिख दीजिए बेटा, 7 5 12, ठीक है ना। अब 6 6 नहीं लिख सकते आप, बस। तो ऐसी संख्याओं के युग्म संभव बेटा 2। कितने युग्म संभव है? 2। अब सवाल कह रहा था, सवाल ये कह रहा था दोनों जो संख्याएं हैं ना बेटा वो 2 अंकी हैं। देखिए अब ध्यान से यहाँ कि अगर आपने इस वाले युग्म को लिया तो आप मासा का गुणा अगर 1 में करोगे तो एक संख्या 11 हो जाएगी, और मासा का गुणा अगर दूसरे में करोगे तो ये एक संख्या 121 हो जाएगी। तो योग तो हो जाएगा 132, बट इनमें क्या है बेटा, एक संख्या ये 3 अंक की हो गई, जबकि उसने ये मना किया कि संख्या 3 अंक की नहीं होनी चाहिए, संख्या 2 अंक की रहे। तो अब आप मासा का गुणा इस वाले रेस योग लेते बेटा, 11 का गुणा 5 में करो तो ये आ जाएगा 55, और 11 का गुणा 7 में कर दो ये हो जाएगा 77। दोनों में देखिए बेटा कितने कितने अंक हैं, 2 2 अंक हैं। तो इसने भी आपसे यही पूछा, यही बोला था कि संख्याएं 2 अंकीय हैं, कितने अंक वाली हैं? 2। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 55 और 77। वो संख्याएं बेटा 55 और 77 है, 55 और 77 है। ए ऑप्शन में है बेटा 55 और 77, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, 55 और 77। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आप कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से बताया जाए। अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसमें इस सवाल को दोबारा से शामिल कर लें, ठीक है ना। तो हमें मतलब पढ़ाना क्या है, वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना बेटा। आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो हम दोबारा बताएं, किसी और मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। आप मेरी ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन किए तो वहाँ आप देख लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप कभी देखे ध्यान से, वहाँ हम एक सवाल के कई सारे मेथड बताए देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि वीडियो डालना है यूट्यूब पे तो इतना संभव नहीं कि लगातार एक सवाल के 5 5 6 6 मेथड सिखाएं आपको, ठीक है ना। चलिए तो बात करते बेटा नेक्स्ट। देखिए कह रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का गुणज है मतलब 7 से विभक्त हो जाए, ठीक है, 7 का मल्टीपल है। 7 का सबसे छोटा गुणज जैसे 6 9 15 18 में से किसी भी के द्वारा भाग देने पर 4 शेष बचता हो, ठीक है। 6 9 15 18। सवाल ये कह रहा था 6 9 15 18 इन चारों संख्याओं से भाग दिया जाए, इन चारों संख्याओं से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचे, 4 शेष बचे।
बट जो संख्या है ना वो 7 का गुणज है, 7 का गुणज है, ऐसा कह रहा बेटा। एक ऐसी संख्या बताइए जो 7 का गुणज हो, मतलब 7 से तो कट जाए, ठीक है, 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। लेकिन जब हम 6, 9, 15 और 18 से भाग दें तो 4 बच जाए, ऐसी संख्या बताइए। तो क्या करना आपको, पहले आप इन चारों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 18 है, 15 से 15 नहीं काट पाएगी, 9 से 9 दूनी 18, 6 18, 15 से नहीं कटेगा, 18 दूनी 36 कर लो बेटा, इनसे कट जाएगी, इससे नहीं कटेगी। 18 ते 54 कर लो बेटा, इनसे कट जाएगी, इससे फिर नहीं, 18 पंचे 90 कर लो, 90 इससे भी, इससे भी, इससे, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 90, ठीक है ना। एलसीएम हो गया कितना, 90। अब 90 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। लेकिन सवाल करा जब इनसे भाग दे तो कटे नहीं बेटा, 4 बच जाए। तो आप ये कह सकते हैं सर 4 ऐड कर दो, तो ये 94 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 94। अब ये 4 बचने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल की एक कंडीशन पहले ही ये दे रखी है आपको कि इनसे भाग दे तब तो 4 बच जाए, लेकिन जब 7 से भाग दे तो विभक्त हो जाए। अब 7 का भाग दो बेटा 94 में, तो 7 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब अभी आपको ये ऐड नहीं करना चाह रहा है। अब क्या करना आपको, देखिए ध्यान से, आप इस 90 में इस 7 से डिवाइड करो, 7 से भाग करो बेटा, ठीक है। 7 से एक बार जाएगा बेटा, कितने बच गए, 2, 7 दूनी 14, ठीक है। कितने बच गए, 6, ये 6 शेष बच गए। अब आपको क्या करना है, यहां अपनी मर्जी से किसी संख्या से करना है गुणा, और प्लस कितने ऐड करने बेटा, कितने शेष हैं, 4, वो 4 जोड़ दें तो एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 7 से कट जाए। सोचिए बेटा, यहां पे कोई भी संख्या, जैसे मान लो अगर सपोज बेटा आपने 1 रख लिया तो 6 का 6 और 4 10 होंगे, 7 से कट जाए, नहीं कटेंगे। चलिए तो 2 रख लीजिए बेटा, जैसे 2 रखेंगे 6 दूनी 12 और 4 16 हो गए, नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर आप इसे 3 रख लेते बेटा, 6 18 4 22, नहीं कटेंगे। 4 रख लेते बेटा, देखो 4 रख ली बेटा, 6 चौको 24 और 4 कितने हो बेटा 28, 7 चौको 28, कट गया बस। अब आपको यही काम यहां कर देना है। आपने किससे गुणा किया बेटा, 4 से, 4 का गुणा कर दो, कितने ऐड किए बेटा, 4, बस आपका आंसर हो गया 9 चौको 36, 360 या 364, ठीक है, 364, ये आपका आंसर हो गया बेटा। 364 एक ऐसी संख्या है जिसे आप 6, 9, 15, 18 से भाग देंगे तो शेषफल बेटा 4 आएगा। लेकिन जब आप 7 से विभक्त करेंगे तो शेषफल 0 होगा, 7 से यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा से बताया जाए। देखिए ध्यान से समझिए एक बार बेटा, सबसे पहले तो आपने 6, 9, 15, 18 का एलसीएम ले लिया, ठीक। अब इसने कहा था कि 4 बच जाए, तो हम अगर इतना ही सवाल होता कि 4 शेष बच जाए तो यही जोड़ देते, 94 हो जाता। लेकिन 7 से पूरा काटना भी तो है, तो फिर हमने क्या किया, ये जो 90 एलसीएम निकाले ना इनका, उसमें 7 से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, लास्ट में 6 शेष बचे। अब इस 6 में क्या करना, अपनी मर्जी से किसी संख्या से करना है गुणा, और कितने शेष हैं 4, वो 4 यहां पे ऐड करने बेटा, और तब एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 7 से कट जाए। तो हमने एक तरफ से छोटी चूकी संख्या पूछी है आपसे, तो हमने 1 से शुरू किया। 1 करोगे तो 6 6 4 10 होंगे, 7 से नहीं कटेंगे। 2 कर लोगे 6 दूनी 12 4 16 होंगे, नहीं कटेंगे। 3 कर लो 6 3 18 4 22, नहीं कटेंगे। 4 कर लिए बेटा, 6 चौको 24 और 4 कितने हुए 28, अब ये कट जाएगा 7 चौको 28। तो आपको काटना नहीं, बस इतना करना था। अब आपने देख लिया कि हमने गुणा किया किससे, 4 से, और कितना ऐड किया 4, तो बस लासा के साथ 4 से गुणा और 4 ऐड कर दो, बस आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलिए हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है। तो हम दोबारा बता दें अगले वीडियो में, फिर से कोई सवाल इस तरह का ले लेंगे, ठीक है। तो समझ में आना बहुत आवश्यक है, आपको समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आप कोशिश कीजिए आपको समझ में आए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, कोई दो शंकु हैं, शंकु इसने दे रखा और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया। एक त्रिज्या इसकी ये है और एक ये है, और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा बेटा 1:2 इसकी त्रिज्याओं का अनुपात है, ठीक है।
1:2 इसकी त्रिज्याओं का अनुपात है, और दूसरा दे रखा है बेटा आयतन का अनुपात दोनों का। चलिए तो हम भी लिख देते हैं बेटा। देखो आयतन होता है बेटा क्या, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन है, और ये दूसरे वाले के लिख दिया बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये दूसरे की। तो दोनों का आयतन बेटा ये लिख दिया, और आयतन का रेशियो आपको दे रखा था इसने 2:3, आयतन दे रखा था 2:3 बेटा, ठीक है ना। बस यहां से देख लीजिए आप, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, इसकी आर क्या है 1, यहाँ करो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू ये वाली h, और यहाँ करोगे बेटा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये h इज इक्वल टू करोगे 2/3, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ देखो ये h और ये h, इसे लिखोगे 2/3, और ये जो 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो इसे इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बेटा 4/1। तो अगर आप यहाँ से h और h का रेशियो जानना चाहोगे तो ये हो जाएगा 8:3। कितना होगा बेटा 8:3 हो जाएगा। दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात होगा 8:3, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए। वैसे बहुत आसान पढ़ा रहे हैं, बहुत कठिन भी नहीं है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना ही है कि यहाँ इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 2/3 है, तो हमने यहाँ 2/3 लिख दिया बेटा, और पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 1/3 से 1/3 कैंसिल, इसकी r 1 है, इसकी 2 है, तो r स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दिया, यहाँ से सॉल्व कर दिया। तो h और h का जो रेशियो है वो 8:3 हो गया बेटा, ठीक है ना, 8:3 का रेशियो हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, कह रहा है सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो या पूर्णता विभाजित हो, ठीक है। एक ऐसी संख्या बताइए जो 16, 20, 24 से पूर्णता विभक्त हो और सबसे छोटी हो, पूर्ण वर्ग भी हो। ऐसी संख्या जो 16, 20 और 24 से, एक ऐसी संख्या बताइए जो 16, 20, 24 से पूर्णता विभक्त हो, 16, 20, 24 से पूर्णता विभक्त हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो 16, 20, 24 से पूर्णता व्यक्त और पूर्ण वर्ग हो, तो आपको क्या करना है, पहले आप इसका लासा निकालिए बेटा, एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। तो 2 से काट दोगे बेटा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, और काट दीजिए बेटा, ये हो गया बेटा, और काट दीजिए, 5 नहीं कटेंगे, छोड़ दिए, इसे रख दीजिए बेटा। अब देखिए यहाँ 2 से काटिए, 5 नहीं कटेंगे, छोड़िए, 3 भी नहीं कटेंगे। अब 3 से काट दीजिए बेटा, ये लिख दिया और ये कट गया। अब 5 से काट दीजिए, ये खत्म हो गया बेटा, ठीक है। तो इन संख्याओं का जो आप लासा लेंगे ना बेटा, वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 15, 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, एलसीएम 240 हो गया बेटा, ठीक है। अब लासा जो होता है, एलसीएम जो होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो संख्याओं से पूर्णता व्यक्त होता है। तो ये पूर्णता कट जाएगा, इसने भी कहा पूर्णता विभाजित हो जाए, ठीक है, तो हो जाएगा विभाजित 240। लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग भी हो, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होने की कंडीशन होती है बेटा कि जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसके पेयर बन जाते हैं, 2 2 के जोड़े पूरे बन जाते हैं। तो आप यहाँ बना दीजिए बेटा, देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया। अब जोड़ा ना 3 का बना ना 5 का बना, तो इसका मतलब आपको यहाँ 3 से गुणा करना है और 5 से गुणा करना है। 3 और 5 से गुणा कर देना, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। तो आपने गुणा 3 से किया बेटा और 5 से किया, तो 5 दिया 15 से गुणा कर दिया आपने, तो लासा में भी 15 से गुणा कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 0, 5 चौको 60, 5 15 दूनी 30 और 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो 3600 हो जाएगा, 3600 इसका आंसर बेटा, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब 3600 एक ऐसी संख्या है जो इनसे कट भी जाएगा और ये पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि हमने आपको देख लिया 2 2 के पेयर बन गए, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, और हमने यहाँ बना ही दिया और इसका भी बना दिया। मैंने 3 और 5 का 15 का गुणा कर दिया 240 में, तो गुणनफल आ गया बेटा 3600। ये बस यही आंसर, ये सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इनसे पूर्णता विभक्ति भी होगी, ठीक है। चलिए आप पढ़िए बेटा, ध्यान सवाल पढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है
10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए बेटा, 10 संख्याएं हैं, ठीक है ना, और 10 संख्याओं का जो एवरेज है ना बेटा, औसत 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो वो है 15। कितना है बेटा, 15 निकाल दिया इसने। लेकिन बाद में पता चला एक जगह गलती हो गई। क्या गलत हो गया बेटा, जहां 36 को ऐड करना था वहां 26 ऐड कर दिया। 36 जोड़ना था लेकिन 26 ऐड कर दिया, मतलब कम जोड़ा इसने। जोड़ना था कितना बेटा, 36 और जोड़ दिया कितना, 26। इसका मतलब 10 कम जोड़ा, ठीक है ना, 10 कम ऐड किया इसने। तो अगर 10 कम ऐड किया आपने तो एवरेज में कितना, तो 10 संख्याओं में टोटल में 10 कम है, तो इसका मतलब औसत में औसत कमी कितने की होगी। जब टोटल आपका 10 कम रहा, आपने जो योग किया ना उसमें 10 कम किया, तो बताओ 10 संख्या में एवरेज में डिवाइड करो, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में बेटा 1 कम ऐड किया इसने। तो जब पहले एवरेज बेटा 15 है तो 1 जोड़कर सही एवरेज बताओ कितना, 16। ठीक है, सही एवरेज जो है वो 16 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 16 हो जाएगा इसका सही एवरेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत। जोड़ना था 36 जोड़ दिया 26, आपने 10 कम ऐड किया। 10 को 10 संख्या में अगर एवरेज में डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो आप प्रति संख्या 1 ऐड कम किए हैं, जबकि औसत था कितना, प्रति संख्या 15 है, तो 1 आप कम ऐड किए, तो सही कर दो बेटा, तो एवरेज हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखिए। कह रहा 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ठीक बेटा, 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष करते हैं बेटा 6 दिन में, ठीक है ना, और इसी काम को 10 महिलाएं 5 दिन में करते हैं। काम सेम है बेटा, 10 वुमेन हैं जो 5 दिन में करते हैं। 10 विमेन कितने दिन में करते हैं बेटा, 5 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तो 5 विमेन और 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इजी एकदम बिल्कुल आसान। इनका दिया था 5 आदमी करते हैं बेटा 6 दिन में, ठीक, 10 महिलाएं करती हैं 5 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किससे करवाना है, तो आपसे कह रहा था कि आप जो है ना बेटा वो 5 महिलाओं और 3 पुरुषों से करवा दो। 3 पुरुषों से करवा दो काम। 3 पुरुष काम करके बताए कितने दिन में होगा, ये पूछा उसने। ठीक है ना, तो आप देखिए ध्यान से, 5 आदमी कर रहे हैं 6 दिन में और 10 महिलाएं कर रही हैं 5 दिन में। दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं बेटा, सेम कर दिया, इक्वल कर दो इसे। देखो ये 5 से 5 कैंसिल कर दो, 2 3 6, 2 5 10। आप कह सकते हैं बेटा 3 पुरुष बराबर है 5 महिलाओं के। तो यहाँ से अगर आप दोनों की इफिशिएंसी निकालोगे बेटा, महिला और पुरुष की, तो यहाँ से कह सकते हैं पुरुष की इफिशिएंसी 5, क्षमता 5 है और महिला की इफिशिएंसी 3 है। यहाँ तक आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ होगी नहीं बेटा। जितना काम 5 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं उसी काम को 10 महिलाएं 5 दिन में करते हैं। काम सेम है, इक्वल कर दिया, कैंसिल कर दिया बेटा, तो 3m बराबर 5 वुमेन हो गया बेटा। और यहाँ से m और w की वैल्यू माने महिला और पुरुष का क्षमता निकाल ली बेटा, तो 5:3 हो गई इनकी इफिशिएंसी। अब देखो ध्यान से, आप इनमें से किसी एक को लिखो। ये है 5 आदमी 6 महिलाएं। जो काम 5 आदमी 6 दिन में करते हैं, 5 आदमी 6 दिन में करते हैं, यही काम आपको करवाना है। जो काम 5 आदमी 6 दिन में करते हैं, यही काम आपको करवाना है 5 महिला और 3 पुरुष से साथ में करवाना बेटा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। जहां पे m लिखा बेटा, m की जगह पे m की इफिशिएंसी लिख दो 5, ये आगे बेटा। जहां पे w है वहां w माने वुमेन की इफिशिएंसी लिख दो बेटा। जहां पे m है वहां पुरुष की लिख दो, बस। अब देख लीजिए ध्यान से बेटा, ये आ गया 5 गुणे 5 गुणे 6 और नीचे देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 माने हो गया 30। 30 से 30 कैंसिल करो बेटा, आंसर आ गया 5 दिन। कितना आ गया, 5 दिन आंसर आपका। बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप इफिशिएंसी निकालो और इफिशिएंसी निकालने के बाद फिर इनको लिख दो
और जिनसे पूछा है उनको लिख दो अपन बस। और जहाँ जहाँ एम की इफिशिएंसी मैंने पुरुष की क्षमता, पुरुष की क्षमता लिख दो, और डब्ल्यू की जगह पे महिला की क्षमता लिख दो बस, और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए बेटा। तो आंसर आ जाएगा। ये काम जो है ना 5 दिन में समाप्त कर लेंगे, 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया बेटा, तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए बेटा। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को 20% की कटौती पर बेचता है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे देता है वो। दूसरा है फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह माल को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? तो ठीक है बेटा, देखिए, कोई दुकानदार है जो अपनी वस्तु को बेच रहा है, पहले वो डिस्काउंट देता है। ठीक है, क्या देता है बेटा? डिस्काउंट उसके एमआरपी पर, माने प्रिंट रेट कह दे बेटा, जितना अंकित मूल्य फेस वैल्यू है उस पर डिस्काउंट देते हैं। कितना डिस्काउंट दिया उसने? तो अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट। अगर आप अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट दे रहे होंगे ना बेटा, तो आप वस्तु बेच रहे हैं अंकित मूल्य के 80% पे। ये सेलिंग प्राइस हो गया बेटा अंकित मूल्य की तरफ से। अगर आपका प्रिंट रेट, किसी वस्तु का प्रिंट रेट 100 रुपये लिखा गया है और उस पर आप 20 रुपये छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप वस्तु बेच रहे हैं कितने में? 80% में। तो वही लिख दिया, प्रिंट रेट के 80% में आप वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये बोला बेटा, तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा वस्तु के कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट हो रहा 25%। इसका मतलब ये वस्तु जा रही है फिर भी 125 में। यहां सेलिंग प्राइस 2 हो गए, एक प्रिंट रेट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वस्तु का अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य की तरफ से वस्तु जा रही है कितने में? 80 में, और जबकि कॉस्ट प्राइस की तरफ से वस्तु जा रही है 125 में। लेकिन ऐसा थोड़ी, वस्तु तो एक ही है। सोचने के, व्यापार करने के तरीके दो हैं। दुकानदार सोचता है कि हम बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, और कस्टमर सोचता है कि इसने हमें दे दी तो कितना डिस्काउंट दे दिया इसने। तो दुकानदार कैलकुलेशन करता है क्रय मूल्य पे कि हमें कितना बचा, और जो कस्टमर होता है ना वो सोचता है कि अंकित था इतना और हमें मिल गई 100, लिखा था 80 मिल गई, लेकिन बेची तो एक ही रेट पे, विक्रय मूल्य तो सेम है ना बेटा। तो विक्रय मूल्य यहां से सेम कर लीजिए बस। अब यहां से ये है कॉस्ट प्राइस और ये है इसका प्रिंट रेट, अंकित मूल्य। दोनों को ध्यान से समझिए। अब कॉस्ट प्राइस का 125 यहां लिख दीजिए बेटा, और प्रिंट रेट का 80% यहां लिख दीजिए। बस हो गया सवाल। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 5 से काट दीजिए बेटा, ये हो जाएगा 16, 5 से काट दीजिए हो गया 25। इसका मतलब जो वस्तु 16 रुपए की है, जिसकी लागत कीमत 16 रुपए है, जिसका कॉस्ट प्राइस 16 है, उस वस्तु पे प्रिंट है 25 रुपए। अब देखिए, सवाल ये कह रहा था कि अगर इस वस्तु को प्रिंट रेट पर ही बेच दें, तो भाई साहब अगर प्रिंट रेट पे बेचा जाएगा ना तो उसे मिल जाएंगे 9 रुपए। 16 पे 9, वस्तु है 16 की, बेची जाए 25 पे, 9 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, पूछ रहा था लाभ प्रतिशत बताइए, तो 16 पे 9 का प्रॉफिट होगा, बताइए कितने परसेंट है? काट दीजिए बेटा, 4 से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 बटे 4। कैंसिल करेंगे बेटा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो गया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो अब उसका प्रॉफिट जो है वो 56.25%, 56.25% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि उस वस्तु पर डिस्काउंट ना दिया जाए, उसके प्रिंट रेट पर ही उसे बेच दिया जाए, तो उसे 56.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में आया। अगर समझ में नहीं आता बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी सवाल आपको करवाएं, इनमें से जो सवाल आपको नहीं आता उसे हम दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बेटा। ठीक है, चलिए, तो लगातार पूरा वीडियो देखिए बेटा, लाइक और शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, हौसला बढ़ाए ताकि और हम इस पर मेहनत कर सकें बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।